नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों ने गुरुवार को ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर खुलकर आपत्ति जताते हुए 3 महीने पहले बंद कमरे में हुए समझौते की शर्तों को लेकर चेतावनी दी है। पहलवानों ने यह भी कहा है कि बीच में कई बार हुई बैठकों में हमें डराया गया। उन्होंने कहा कि खेल मंत्री कह रहे हैं कि 12 घंटे तक उन्होंने हम लोगों से बातचीत की, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 12 मिनट भी ठीक से बात नहीं की। आपको बता दें कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि हमने 12 घंटे तक पहलवानों को सुना और एक कमेटी बनाई। हम भी निष्पक्ष जांच चाहते हैं। 14 बैठकें हुई, सभी को एक निरीक्षण समिति के समक्ष अपनी बात रखने का मौका दिया गया। किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। कल गुरुवार को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के क्रिकेट काउंसिल की बैठक में पीटी उषा ने पहलवानों की ओर से किए जा रहे धरना प्रदर्शन को लेकर कहा कि विरोध करने वाले प्रसिद्ध पहलवान हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। हमारे खेल और खिलाड़ियों के हितों और हमारे देश की छवि की रक्षा करने की उनकी समान जिम्मेदारी है। हालांकि वे धरने पर बैठे हैं, सभी राजनीतिक दलों को उनके साथ शामिल होने के लिए कह रहे हैं। ये मेरे लिए निराश करने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि आईओए के पास यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए एक समिति है। सड़कों पर जाने की बजाय पहलवान पहले ओलंपिक संघ के पास आ सकते थे, लेकिन वे नहीं आए, जो कि पहलवानों और खेलों के लिए अच्छा नहीं है। उन्हें कुछ अनुशासन रखना चाहिए। कल गुरुवार को ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान साक्षी मलिक मीडिया से बात करते हुए इतनी भावुक हो गईं कि कैमरा के सामने ही रो पड़ी। दरअसल वह भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा के बयान पर जवाब दे रही थी, जिसमें पीटी उषा ने पहलवानों के धरने को लेकर उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया था। साक्षी मलिक ने कहा कि बहुत दुख हुआ क्योंकि एक महिला खिलाड़ी होकर वो महिला खिलाड़ियों को नहीं सुन रही हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है। लेकिन एक महिला होकर अगर वो ये बात बोल सकती हैं तो कहाँ अनुशासनहीनता कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं, हम तो यहाँ बैठते भी नहीं अगर हमारी सुनवाई हो जाती। 3 महीने इंतजार करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। पहलवानों के धरना प्रदर्शन के बीच गुरुवार को भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ का काम देखने के लिए 2 सदस्यीय एडहॉक कमेटी बनाई है। आईओए कार्यकारी परिषद के सदस्य भूपेंद्र सिंह बाजवा और संघ की उत्कृष्ट योग्यता वाली खिलाड़ी सुमा शिसूर को इस 2 सदस्यीय समिति में शामिल किया गया है। इस अस्थायी समिति के जरिए 2 लोग फिलहाल कुश्ती महासंघ के कार्यालय की जिम्मेदारी देखेंगे और भविष्य में होने वाले चुनाव के लिए इस कमेटी में हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को भी शामिल किया जाएगा, जिनकी निगरानी में चुनाव संपन्न होगा। यह कमेटी खिलाड़ियों के चयन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगी। बता दें कि 7 मई को होने वाले कुश्ती महासंघ के चुनाव को स्थगित कर दिया गया है और अब चुनाव की नई तारीख एडहॉक कमेटी ही तय करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल खड़गे ने गुरुवार को एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि गलती मत कीजिए, मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। अगर आप कहते हैं कि वह जहरीले नहीं हैं, तो छूकर देखिए, पता चल जाएगा। अगर आप छुएंगे तो मर जाएंगे। वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर बीजेपी उनसे माफी की मांग कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आज वे किस प्रकार का जहर उगल रहे हैं ये देश देख रहा है। ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस के किसी नेता ने अभद्र टिप्पणी की हो। ऐसी टिप्पणी से उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया है कि कांग्रेस की कर्नाटक चुनाव में हार पक्की है। ये शब्द भले ही खड़गे जी के हों, लेकिन ये आस्था ये विश गांधी खानदान का है जो उगला जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप बताने वाले अपने बयान को लेकर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भावना को आहत करना नहीं था और उनकी टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि उस विचारधारा को लेकर थी जिसका प्रतिनिधित्व मोदी करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा इरादा किसी की भावना को आहत करने का नहीं था और अगर जाने अनजाने में किसी की भावना आहत हुई तो यह मेरी मंशा कदापि नहीं थी और न ही है मेरे लंबे राजनीतिक जीवन का आचरण है। बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी है, वैमनस्य पूर्ण तथा गरीबों व दलितों के प्रति नफरत व पूर्वाग्रह से भरी है। मैंने इसी नफरत व द्वेष की राजनीति की चर्चा की। मेरा बयान न व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए था, न ही किसी व्यक्ति विशेष के लिए। भाजपा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर किए गए प्रहार को लेकर
कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार कर कहा कि बीजेपी को ये बात हजम नहीं हो रही कि कर्नाटक में एक दलित परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति ब्लॉक अध्यक्ष के पद से पार्टी अध्यक्ष के पद तक पहुंचा है। क्या बीजेपी किसी दलित को अपना अध्यक्ष बनाने की हिम्मत कर सकती है? क्या ये वही पीएम है जिन्होंने किसी की पत्नी का मजाक उड़ाया था और उन्हें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था? क्या उन्होंने शशि थरूर से माफी मांगी? उन्होंने सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहने के लिए कभी माफी मांगी? क्या ये वही पीएम है जिन्होंने इतने मौकों पर महिलाओं का अपमान किया है और आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दे का मजाक उड़ाया है? उन्होंने नोटबंदी के वक्त परेशान लोगों का मजाक उड़ाया और ताली बजाकर कहा कि शादी है पर पैसा नहीं है। क्या उन्होंने कभी किसी से माफी मांगी है? जातीय जनगणना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि बिहार में जाति आधारित गणना का काम 15 अप्रैल से जारी है और यह 15 मई को समाप्त हो जाएगा। बता दें कि इस मामले पर 21 अप्रैल को एक वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी और वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट 28 तारीख यानी आज सुनवाई को तैयार हुई थी। वहीं इससे पहले 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के जातीय जनगणना कराने के फैसले को चुनौती दी गई थी। हालांकि उस वक्त शीर्ष अदालत ने चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विशेष जाति को कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए, इस बारे में हम निर्देश जारी नहीं कर सकते। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इसमें कोई मेरिट नहीं है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा हाल ही में खुद को बीजेपी और RSS के लिए कोरोना वायरस बताने वाले बयान पर सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमारे पास ऐसी वैक्सीन है जो कोरोना को निष्क्रिय कर देती है। दरअसल मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने अपने एक बयान में दिग्विजय पर हमला बोलते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के कोरोना है। कोरोना की उत्पत्ति चीन से हुई है, इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस के इस कोरोना को चीन में ही जन्म लेना चाहिए। वहीं सिलावट के इस बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मैं बीजेपी और RSS के लिए कोरोना हूं। अब उनके इसी बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने बिल्कुल ठीक तुलना की है। कोविड वायरस ने MP को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना उन्होंने और कमलनाथ ने पहुंचाया है। चुनाव से पहले कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इस बीच खबर है कि मंगलवार 25 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषण में कुछ ऐसा बोल दिया गया था जिसे लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है और पुलिस में शिकायत दर्ज की है। इसके अलावा पार्टी ने चुनाव आयोग में भी इस मामले की शिकायत की है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और कांग्रेस कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार ने अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने और विपक्ष को बदनाम करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेसी नेताओं ने रैली के आयोजकों के खिलाफ भी पुलिस में शिकायत की है। जहां गृह मंत्री शाह ने भाषण दिया था, DK शिवकुमार ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सांप्रदायिक दंगे होंगे। वह यह कैसे कह सकते हैं? हमने इस पर भारत के चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। गौरतलब है कि कर्नाटक के बेलगावी में अमित शाह ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्नाटक का भविष्य रिवर्स गियर में चला जाएगा। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई तो अभी तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद होगा। पूरा कर्नाटक दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। IPL 2023 के 37वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने लगातार दूसरी बार चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी है। बता दें कि राजस्थान ने चेन्नई को जीत के लिए 203 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन धोनी की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन ही बना सकी और उसे 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।